हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। हैशटैग डे 31 होगा आपका और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को। आज की क्लास शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगी। यूट्यूब उन लोगों को भी शो करेगा जो कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं, पेड कोर्स, तो उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। आप उनके भले के लिए और हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका इससे कुछ नुकसान नहीं होगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बट किसी का भला ज़रूर होगा। तो ये मानते हुए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शनिंग। तो जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है उसका बेसिस क्या होता है? मैनेजमेंट का फंक्शन है आपका ऑर्गेनाइजिंग, और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? क्या कंट्रोलिंग होता है, लीडरशिप होता है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, या नन ऑफ डीज होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन सी, कार्य का विभाजन, तो डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। More delegation of the authority help managerial development. Out of the following, which of these statement related to? तो ये रिलेटेड किससे है? क्या सेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है ये? अधिकाधिक अधिकार सौंपने का से प्रबंध के विकास में मदद मदद मिलती है, तो ये सेंट्रलाइजेशन से संबंधित है, डिसेंट्रलाइजेशन से संबंधित है, डेलीगेशन से संबंधित है, या इन सभी से संबंधित है? तो देखिए, मोर डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब है आपका डिसेंट्रलाइजेशन से। ठीक है, विकेंद्रीकरण से। आप टोटल शक्ति कुछ ही हाथों में नहीं रखकर सभी हाथों में रखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संगठन के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक साकार करने के लिए सबसे पहले सुनिश्चित किया जाता है कि कौन कौन सी गतिविधियां करनी होंगी। गतिविधियों की सूची में सभी गतिविधियां, चाहे वह बड़ी हो चाहे वह छोटी हो, उनको शामिल किया जाता है, लेकिन सभी गतिविधियों के लिए अलग 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 विभाग बनाना संभव नहीं है। कुछ समान गतिविधियों के को का ही एक विभाग है, एक साथ रखा जाता है। जो भी एक जैसी आपकी गतिविधियां हैं उनको एक ही विभाग में एक साथ रखा जाता है। इस तरह कुछ आवश्यक विभाग स्थापित किए जाते हैं। ऐसा करने का कारण अनावश्यक प्रशासन खर्चों को नियंत्रित करना रहता है। उस अवधारणा की पहचान करें जिसके तहत समान गतिविधियों को एक साथ रखा जाता है और विभाग स्थापित किए जाते हैं। तो वो क्या असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी होगा, या स्टेबलिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होगा, या आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क होगा, या डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा? तो ये होगा ऑप्शन आपका डी, विभागीकरण। डिपार्टमेंटलाइजेशन, भाई अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, तो सीधा सीधा आंसर आ गया क्या? डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या होगा? ये डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय लिमिटेड वॉशिंग मशीन के निर्माण में लगी हुआ है और संगठन का लक्ष्य क्या है? प्रतिदिन 500 मशीन बनाना। संगठन में एक व्यवसायिक विशेषज्ञ है जो कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ा देती है। इस प्रकार संगठन के ढांचे में जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रयासों का दोहराव नहीं होता है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द अबाव, कौन सा यहाँ बताया गया? आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताया गया है, डिविजनल बताया गया है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, या नन ऑफ द अबाव? तो सही होगा यहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। कार्यात्मक संगठन को यहाँ डिस्कस किया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप एक आपको संगठन का लक्ष्य बताया गया है और इसके लिए एक व्यवसायिक विशेषज्ञता की भी जरूरत है। ठीक है, देर इज एन ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसकी बात हो रही है? ये फंक्शनल की बात हो रही है। आगे देखते हैं। एयरलाइंस लिमिटेड प्लास्टिक की बाल्टियों का निर्माण में लगी है। कंपनी का लक्ष्य क्या है? प्रतिदिन 100 बाल्टी बनाना। इसे प्राप्त करने के लिए सभी जोड़ों के प्रयासों को समन्वित और संयुक्त जोड़े और विभिन्न नौकरी धारकों के बीच
अधिकार और जिम्मेदारी संबंध स्थापित किया जाता है। यह बात स्पष्ट है कि किसको रिपोर्ट करना है। ऊपर दी गई चर्चा में प्रबंध के कार्य का नाम बताइए। ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग या डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है। ऑर्गेनाइजिंग में स्पष्ट है कि आपको किस तरह से किसको समारोह ये होगा संगठन। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है कि किसको किसको रिपोर्ट करना है, किसको किसको बताना है, किसको किसको आपको ऑर्डर देना है। नागिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पूरे कारोबार को 5 विभागों में बांट दिया है। अब कंपनी के जो महाप्रबंधक सभी कर्मचारियों को बता रहे हैं कि उन्हें क्या क्या काम करना है। कर्मचारियों को काम देते समय काम की प्रकृति और व्यक्तियों की योग्यता को खास तौर पर ध्यान में रखा जाता है। यह भी पहले से ही तय कर दिया गया है कि कौन रिपोर्ट करेगा किसको। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन वरिष्ठ है और कौन अधीनस्थ है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, यह भी क्लियर हो जाता है। तो प्रबंध के कार्य किस कार्य पर जोर दिया गया है, इसकी आपको पहचान करनी है। क्या क्या यहाँ ऑर्गेनाइजिंग की बात हुई है, प्लानिंग की बात हुई है, कंट्रोलिंग की या स्टाफिंग की? तो यहाँ बात हो रही है ऑर्गेनाइजिंग की। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से सेट कर दिया है कौन जूनियर है कौन सीनियर है, वो सब बताया गया। तो ये ऑर्गेनाइजिंग की बातें हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जिस स्कूल उत्सव का आप इतना आनंद लेते हैं वह वास्तव में कैसा होता है? इसे आपकी इच्छित वास्तविकता बनाने के लिए पर्दे के पीछे क्या होता है? पूरी गतिविधियों को करने के समूह में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट क्षेत्र में से संबंधित होता है, जैसे कि भोजन समिति, सजावट समिति, अ, टिकटिंग समिति इत्यादि। ये सभी आयोजन के प्रभारी अधिकारों के समग्र देखरेख होते हैं। विभिन्न समूह के बीच समन्वय संबंध स्थापित किए जाते हैं ताकि सहज बातचीत हो सके और आयोजन के प्रति प्रत्येक समूह के योगदान के बारे में स्पष्टता हो सके। तो आपको बताना है कि यहाँ पर प्रबंध के कौन से कार्य की बातें हो रही हैं। तो यहाँ भी आपकी ऑर्गेनाइजिंग की बातें हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राघव लिमिटेड, इसकी बात हो रही है, राघव लिमिटेड। तो राघव लिमिटेड द्वारा एक प्रबंध विशेषज्ञ की आमंत्रित किया गया था। उन्होंने प्रबंध के आयोजन का कार्य महत्व पर कर्मचारियों की बैठक में व्याख्यान दिया, अपना लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्य के दौरान उन्होंने कहा कि इस कार्य के दौरान कार्य संबंधों की स्थापना संचार रेखाओं को स्पष्ट करती है और निर्देशित करती है कि किसे किसको रिपोर्ट करना है। इस सूचना और निर्देश के हस्तांतरण में अस्पष्टता दूर हो जाती है और यह पदानुक्रमित व्यवस्था बनाने में भी मदद करता है, जिससे जिम्मेदारी का निर्धारण और किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाला अधिकार की सीमा का विनिर्देशन संभव हो पाता है। तो आपको बताना है कि आयोजन के महत्व को बिंदु को पहचाने कि यहाँ आयोजन का महत्व का कौन सा बिंदु बताया गया है। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या चैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप या मतलब चैरिटी क्लियरिटी क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप या डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। सही ऑप्शन होगा क्लियरिटी हो जाती है वर्किंग रिलेशनशिप में, कार्य संबंध में स्पष्टता देता है आपका क्या, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनीता ने कुछ समय पहले अपने खुद की ट्रेवल एजेंसी खोली है। उसने अपने 3 कर्मचारियों को इस तरह से काम सौंपा है। श्रेया, तुम हवाई जहाज, ट्रेन और बस आरक्षण की प्रभारी हो। अंकित, तुम आवास बुकिंग का ध्यान रखोगे। साहिल, तुम ऑनलाइन प्रश्नों और क्रेडिट कार्ड भुगतान पर नजर रखोगे। मैं तुम तीनों से नियमित रिपोर्ट चाहती हूँ। ऊपर चर्चा की गई प्रबंध की अवधारणा को पहचानिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, डेलीगेशन हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो रहा है, क्या हो रहा है?
तो यहाँ पर हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन की संरचना को यहाँ बताया जा रहा है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कार्य सभी को सौंपे जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ई सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ का मानना है कि विकेंद्र प्रबंध के निचले स्तरों के साथ साथ विभागीय प्रमुखों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। यह उन्हें अपने विभाग के लिए सबसे उपयुक्त तरीके से कार्य करने की अनुमति देता है और विभाग के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ा देता है। नतीजाजनक जब प्रत्येक विभाग दूसरे से आगे निकलने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है तो उत्पादकता का भी स्तर बढ़ता है और संगठन अधिक रिटर्न उत्पन्न करने में भी सक्षम हो जाता है, जिसका उपयोग विस्तार उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह उल्लेखित विकेंद्रीकरण के महत्व के बिंदु की पहचान कीजिए। क्विक डिसीजन मेकिंग, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, या फैसिलेट ग्रोथ, या आपका बेटर कंट्रोल। तो सही आंसर होगा फैसिलेट ग्रोथ, विकास को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋषभ ने एक मनोरंजन कंपनी के अवतार में क्रिएटिव हेड के तौर पर काम करना शुरू किया है। कंपनी की क्रिएटिव यूनिट को देखभाल करने वाले मैनेजर के तौर पर उन्हें जो काम करना है उनमें से एक है आयोजन की प्रक्रिया, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। पहले से तय योजना के अनुसार किए जाने वाले काम की पहचान और विभाजन के बाद उन्हें प्रक्रिया का कौन सा चरण पूरा करना होगा। कह रहे हैं पहचान और विभाजन के बाद उन्हें कौन सा कार्य करना होगा। तो ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, सीधा सीधा ये आपसे प्रोसेस पूछ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके अब आपको ऑर्गेनाइजेशन की अगर प्रोसेस देखें तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन है डिवीजन ऑफ वर्क सबसे पहला काम होता है। उसके बाद क्या होते हैं, पहले काम के बाद फिर होता है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन, और डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और उसके बाद होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये चारों क्या है, ये आपकी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपको बताना है, किसको बताना है, स्टेप प्रोसेस विल नीड टू परफॉर्म आफ्टर आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो आइडेंटिफाई और डिवीजन ऑफ वर्क के बाद क्या आता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन आता है। तो सीधा सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, आप इन सब की प्रोसेस जरूर याद रखें। मैनेजमेंट के जितने भी वर्क होते हैं उन सब की प्रोसेस याद जरूर करें आप। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका प्रबंध के कार्य का परिणाम क्या है, जिसमें उपयुक्त रूप से कुशल लोगों द्वारा भरी जाने वाली भूमिकाओं की रूपरेखा तैयार करना और भूमिकाओं के बीच अंतर संबंध को परिभाषित करना शामिल है, ताकि कर्तव्यों के निष्पादन में अस्पष्टता को समाप्त किया जा सके। तो सीधा सीधा बता रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें आपको पता चल जाएगा, अस्पष्टता खत्म हो जाएगी, आपको क्लियरिटी होगी कि किसकी क्या ड्यूटी है, किसको क्या करना है। तो ये क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरोहन लिमिटेड ऑटोमोबाइल्स बनाने वाली एक कंपनी है, जहां काम का विभाजन उत्पादन, खरीद, विपणन, लेखा और कार्मिक में होता है। आरोहन लिमिटेड की संगठनात्मक संरचना का कौन सा नुकसान है। तो आपको बताना है यहाँ कौन सी संगठन किसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा है और उसका डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आपको देखिए यहाँ किसके अनुसार काम हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है आपका आरोहण, यहाँ कार्मिक, खरीद, विपणन, विभाजन, उत्पादन, अलग अलग कार्य। तो ये किसका हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इसका आपको नुकसान बताना है। इसका होता है हेड डू नॉट गेट ट्रेनिंग टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पर हेड जो है वो ट्रेनिंग नहीं पाता है। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट देखते हैं। काम्प्रो सॉल्यूशन देश भर के ग्राहकों को आईटी सेवाएं प्रदान करता है। कोविड-19 के दौरान कारोबारी माहौल में हो रहे बदलावों को समायोजित करने के लिए इसने अपने संगठन ढांचे को इस तरह से संशोधित किया कि घर से काम करना भी कर्मचारियों के लिए काम करने का एक नया तरीका बन गया।
जिससे संगठन में लागत, लाभ और लचीलापन आया। ऊपर चर्चा की गई संगठन के किस बिंदु की बातें हो रही हैं? क्या बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन की, या अडॉप्शन ऑफ चेंज की, या डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल की, या क्लियरिटी ऑफ वर्क रिलेशनशिप? तो यहाँ बात हो रही है अडॉप्शन ऑफ चेंज, मतलब बदलाव को भी बदलाव के अनुकूल काम करना। तो यहाँ बदलाव के अनुकूल, जैसा ही बदलाव देखने को मिला उसके अनुसार भी काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोएडा सेक्टर 15 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने दिवाली की पूर्व संध्या पर दिवाली मेला आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने किए जाने वाले सभी क्रियाकलापों को सूचीबद्ध किया, लिस्टेड किया, उन्हें उनकी प्रकृति के अनुसार समूहीकृत किया और अपनी एसोसिएशन के अलग-अलग लोगों को गतिविधियों करते हुए सौंप दिए, किसको क्या गतिविधि है, किसका क्या कार्य होगा। मेला पूरा होने के बाद उन्होंने पाया कि यह सफल नहीं रहा। कारणों का विश्लेषण करते समय RWA के अध्यक्ष ने पाया कि संगठन में केवल काम का आवंटन ही पर्याप्त नहीं था। उन्होंने पाया कि आयोजन प्रक्रिया में, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण कदम गायब था। अब वो आपका क्या था? आपने यहाँ पर देखा कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कार्य का आवंटन तो कर दिया, डिवीजन ऑफ वर्क तो कर दिया, लेकिन फिर भी क्या गायब था वो आपको बताना है। तो वो क्या था? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, या इस्टेब्लिशमेंट ऑथोरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, या डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो सही आंसर होगा आपका बी। क्या था यहाँ पर? ऑथोरिटी नहीं दी, काम तो दे दिया लेकिन काम के साथ ऑथोरिटी नहीं दी। तो ऑथोरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यहाँ पर क्लियरिटी उसकी नहीं थी, वो नहीं बनाए गए, इसलिए सफल नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत विभिन्न पदों के बीच संबंध को स्पष्ट किया गया है? नियोजन में, संचार में, संगठन में, पर्यवेक्षण में, सुपरविजन में, ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिकेशन में, प्लानिंग में। तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन में बता दिया जाता है कि किसके बीच क्या संबंध होगा, किसको कब किसे किसको रिपोर्ट करना है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which situation the divisional structure happens to be appropriate? किस स्थिति में विभागीय संरचना उपयुक्त होती है? किसमें उपयुक्त होगी? जब जहां प्रमुख उत्पादों की संख्या एक से अधिक हो, या जहां संगठन का आकार काफी बड़ा हो, या ये दोनों हो, या जहां मुख्य रूप से केवल एक ही उत्पाद बेचा जाता हो। तो सही आंसर होगा आपका ए और बी दोनों। मतलब जहां पर प्रमुख उत्पादों की संख्या भी ज्यादा हो, आप ज्यादा तो उत्पाद बनाते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट और एक से अधिक संख्या हो, जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी एक से अधिक संख्या हो, और जहां आपका ऑर्गेनाइजेशन का आकार भी काफी बड़ा हो, तब आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? आपको डिविजनल स्ट्रक्चर की। तो ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मिस पॉइंट एक कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर कार्यरत है। कौन? मिस पॉइंट एक कंपनी में, मिस बिंदु है ये, क्या है? मिस बिंदु। ट्रांसलेट नहीं करके दिया है पॉइंट, बिंदु को क्या कहा है? पॉइंट। ये नाम है बिंदु। इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन अ कंपनी, एक कंपनी में वो मैनेजर के पद पर है। कौन? बिंदु। सी डिवाइड द वर्क एमंग हर सबऑर्डिनेट्स इन द अकॉर्डेंस विद देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। उन्होंने सभी अपने नीचे वाले को कैसे काम बांटा है? उन्होंने दिया है जैसे जिसका इंटरेस्ट है और जिसका जैसे जिसकी एबिलिटी है। नॉट ओनली दिस, सी इवन गेव देम ऑल द ऑथोरिटी टू टेक डिसीजन रिलेटिंग टू दियर वर्क। उसने ये नहीं कि काम ही बांट दिया, उनको ऑथोरिटी भी दी है जो उनके काम से रिलेटेड है, कि वो कब किस डिसीजन को ले सकते हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जैसे ही साल का पहला मंथ कंप्लीट हुआ है, इट वॉज फाउंड दैट मिस्टर राज सोभरवाल हैड नॉट अचीव्ड हिज टारगेट। तो उन्होंने देखा कि उनको टारगेट अचीव नहीं हुआ है। ही वॉज लैगिंग
फॉर बिहाइंड हिज टारगेट, वो अपने टारगेट से बहुत पीछे हैं। तो मिस बिंदु आस्क्ड हिम टू गिव द रीजन विद 2 days व्हाई हिज परफॉर्मेंस वाज लो। और उनसे पूछा जाता है कि आखिर काम सफल यहाँ पर पूछा जाता है क्या कि क्या कारण रहा इसके पीछे कि काम सही परफॉर्मेंस लो रही है। विद विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट सी कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बिंदु एंड मिस्टर राज रेफर टू द अबव ग्राफ इज रिलेटेड, आइडेंटिफाई इट। तो मिस्टर राज और मिस बिंदु के बीच में कह रहे हैं आपको रेफ बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ मैनेजमेंट का आ रहा है। ऑथोरिटी की बात कर रहे हैं वो, काउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? जिम्मेदारी की, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है कि जिम्मेदार कौन है, आपको इसका बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संगठन के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि कौन सी गतिविधि करनी होगी। गतिविधियों की सूची में सभी गतिविधियां चाहे बड़ी हों या छोटी हों शामिल होती हैं, लेकिन सभी गतिविधियों के लिए अलग-अलग विभाग बनाना संभव नहीं है। कुछ समान गतिविधियों को एक ही विभाग में एक साथ रखा जाता है। इस तरह कुछ आवश्यक विभाग स्थापित किए जाते हैं। ऐसा करने का कारण अनावश्यक प्रशासनिक खर्चों पर नियंत्रण करना रहना होता है। प्रबंध की उस अवधारणा की पहचान कीजिए जिसके तहत समान गतिविधियों को एक साथ रखा जाता है और विभाग स्थापित किए जाते हैं। तो ये होता है आपका सिंपल आंसर, आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसमें विभाग स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंधकीय पद की कुंजी क्या है? व्हाट इज द की ऑफ मैनेजरियल पोस्ट? रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, अकाउंटेबिलिटी, नन ऑफ दिस। तो ये होता है आपका ऑथोरिटी, अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल विकेट लिमिटेड हैज का आकार बढ़ा। यह बाजार में अग्रणी था, लेकिन समुद्र में बदलाव और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के साथ इसका हिस्सा घट रहा है। स्थिति में नामांकन के लिए सीईओ को अपना कुछ अधिकार महाप्रबंधक को 3 बार देना शुरू 3 बार देना शुरू कर दिया जाता है, जो खुद पर बहुत अधिक लोड प्लाजा रहता है और सीईओ को मजबूरी से अपने कुछ अधिकार पूरे संगठन के दलों पर फैला दिए जाते हैं। सीईओ डिस्पैच सम ऑफ हिज ऑथोरिटी। सीईओ क्या करते हैं? अपनी कुछ ऑथोरिटी किसको दे देते हैं? अलग अलग लेवल पर वो ऑर्गेनाइजेशन में दे देते हैं अपनी कुछ ऑथोरिटी। तो बताइए यहाँ पर क्या किसकी चर्चा हो रही है? प्रबंध की कौन सी उदाहरण है की ये बात हो रही है? डिसेंट्रलाइजेशन की। वो क्या करते हैं? जो ऑथोरिटी उनके हाथ में ही वो थोड़ा थोड़ा दूसरों को भी दे देते हैं ऑथोरिटी। व्हाट इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी? अधिकार सौंपने का आधार क्या है? क्या आप सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं? तो सही आंसर होगा आपका सही आंसर होगा आपका डिवीजन ऑफ लेबर। आप क्या कर रहे हैं? श्रम का विभाजन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ दोस्तों ने मिलकर एक मल्टी प्राइवेट प्रोडक्ट कंपनी बनाई है। उनकी कंपनी 4 अलग-अलग उत्पाद बनाती है। कंपनी के 3 उत्पाद सफलतापूर्वक बाजार में उतारे जा चुके हैं, लेकिन कंपनी चौथा उत्पाद बाजार में उतारने में सफल नहीं हो पाई है। आपके विचार से कंपनी ने किस तरह का संगठन ढांचा अपनाया होगा? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूज किया होगा, फंक्शनल यूज किया होगा, या दोनों यूज किएंगे? तो उन्होंने यूज किया होगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूज किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? विकेंद्रीकरण क्या है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ द डेलीगेशन, एक्सटेंड ऑफ डेलीगेशन, मिडल फॉर्म ऑफ डेलीगेशन, या इनमें से कोई नहीं? तो सही होगा एक्सटेंड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन, प्रतिनिधित्व मंडल का विस्तारित रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधीनस्थों का महत्व बढ़ाता है? विच फ्रॉम द फॉलोइंग इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, या डेलीगेशन, या स्पेशलाइजेशन? तो ये होता है आपका
डिसेंट्रलाइजेशन, इससे क्या होता है, जो अधीनस्थ होते हैं उनका महत्व बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट है, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इन इनविटेबल एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज वॉलेंटरी। अधिकार का प्रत्यायोजन अपरिहार्य है तथा विकेंद्रीय स्वैच्छिक है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा है, स्कोप ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज लिमिटेड एंड स्कोप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन ब्रॉड। यहाँ पर कहा गया कि अधिकारों का प्रत्यायोजन का दायरा सीमित है तथा विकेंद्रीकरण का दायरा व्यापक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? दोनों ही यहाँ पर सही कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजन का तत्व नहीं है? आपको यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन नहीं है। काउंटेबिलिटी नहीं है, ऑथोरिटी नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मतलब जवाबदेही, अधिकार, जिम्मेदारी या अनौपचारिक संगठन। तो सही आंसर होगा आपका डी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन? तो डेलीगेशन का एलिमेंट क्या नहीं होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। काउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों किस में आते हैं? ये तीनों ही किसके एलिमेंट है, किसके तत्व हैं? ये हैं आपके डेलीगेशन के तत्व, लेकिन ये इसका तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। For delegation to be effective, it is essential that responsibility be accompanied with necessary। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि प्रतिनिधिमंडल को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जिम्मेदारियों के साथ साथ आवश्यक चीजें भी हों। क्या हों जिम्मेदारी के साथ? अधिकार होने चाहिए, ऑथोरिटी होनी चाहिए, जनशक्ति मैन पावर होनी चाहिए, इंसेंटिव्स होना चाहिए, या प्रमोशन होना चाहिए। तो इनके साथ साथ क्या होना चाहिए? आपका ऑथोरिटी भी होनी चाहिए। इसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑथोरिटी भी होनी चाहिए। ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पान ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू, प्रबंध की अवधि से क्या तात्पर्य है? नंबर ऑफ मैनेजर, कि मैनेजर कितने होंगे, या लेंथ ऑफ द टर्म फॉर विच अ मैनेजर इज अपॉइंटेड, या वह टर्म जिसके लिए मैनेजर अपॉइंटेड किया हुआ है, वह अवधि जिसके लिए प्रबंध नियुक्त किया जाता है, या नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर, या एक सुपीरियर के अंडर में कितने, एक सुपीरियर के अंडर में कितने क्या होंगे? सबॉर्डिनेट होंगे, कितने लोग उसके नीचे काम करेंगे। तो यही आंसर सही है। स्पान ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये बताया जाता है कि नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स कितने होंगे एक सुपीरियर के नीचे। एक सुपीरियर होगा और बाकी क्या होंगे? सबॉर्डिनेट होंगे। कितने होंगे वो बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर क्या था यहाँ पर? सी आपका सही था। वरिष्ठ के अधीन अधीनस्थों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ। उत्पाद लाइन के आधार पर गतिविधियों का समूहन करना निम्न में से किसका हिस्सा है? डेलीगेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का। तो सही होगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुपिंग इफेक्ट ऑफ द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब बात फंक्शन की हो रही है। किसकी बात हो रही है? फंक्शन। तो कार्य के आधार पर आप क्या कर रहे हैं? समूहन कर रहे हैं, आप ग्रुपिंग कर रहे हैं कार्य के आधार पर। तो अब कौन सा होगा यहाँ पर? कौन सा आपका यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा? डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, या सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो सही होगा आपका सी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। कार्यात्मक संगठन की यहाँ पर बात हो रही है। किसके आधार पर होता है ये होता है बेसिक ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन सॉरी डज नॉट मीन एब्डिकेशन। का त्याग नहीं है। एब्डिकेशन का त्याग नहीं है, मीन इसका त्याग नहीं है। क्या? डिसेंट्रलाइजेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है त्याग, त्याग से नहीं है।
या सेंट्रलाइजेशन का त्याग से नहीं है, डेलीगेशन का त्याग से नहीं है, तो सही होगा डेलीगेशन। फिर संयोजन, तो डेलीगेशन का यहाँ पर जो मीन है वो त्याग करना नहीं है, आप इससे इसका अंदाजा ना लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन? तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस का कौन सा हिस्सा नहीं है? डिपार्टमेंटलाइजेशन, डूइंग कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। डूइंग ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। यहाँ पर जो डूइंग कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है ये किस में नहीं आता है? ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता है। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी, आइडेंटिफिकेशन भी आता है वहां पर, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क आता है, उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन आता है, और डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद आपका आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप और देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, लेकिन इसमें बी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यात्मक संगठन में डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट्स आर एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं वो किसके बेसिस पर बनाए जाते हैं? एक्टिविटी के, प्रोडक्ट के, डिमांड के या मार्केट के? तो सही आंसर होगा आपका एक्टिविटी के। जो काम होता है, गतिविधियां होती हैं, उसके आधार पर ही यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी काफी रह रहे हैं इसके क्वेश्चन और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो क्यों ना इसके कल करते हैं, कल इस वीडियो को फिनिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो भी नहीं, ज्यादा लंबा भी टाइम नहीं करना है। आपकी और भी क्लासेस हैं और आपको हमारी सॉरी चैनल पर और भी क्लासेस है, तो कल इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करते हैं। देखिए, हम वैसे तो आपके मॉक टेस्ट कराने शुरू कर दिए थे, लेकिन जैसे ही आपकी डेट एक्सटेंड हुई, जैसे ही पोस्टपोन डेट हुई, तो हमें मौका मिल गया। और आपकी जो बातें थी कि हम सर मैनेजमेंट पर ज़्यादा वर्क कराइए, तो देखिए मैनेजमेंट पर ज़्यादा वर्क करना शुरू कर दिया है। अभी हम जल्दी से इनको फिनिश करने के बाद और कुछ वीडियो में इनको कंप्लीट कर लेंगे मैनेजमेंट को, और उसके बाद हम वापस से मॉक टेस्ट पर आ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को यदि अभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।